हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद आने वाला जो टॉपिक है वो है मीटर ब्रिज, वो भी इसी पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सो दिस इज अमित तोमर। लेट्स स्टार्ट द व्हीट स्टोन ब्रिज and we will find out what are the application of the Wheatstone bridge also. So here you can see that we have connected four resistance, let P, Q, R and S. Okay, and I want to find a resistance P in terms of other given resistance. तो देखते हैं कि किस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। मैं इस वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, नल डिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, दैट इज द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस आर इक्वल एंड नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसको मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ, ये क्या लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये देखिए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है। लेट मैं इसको अलग फिगर थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से विजिबल हो। ओके, तो ये चार रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने एक बैटरी से। ये बैटरी डीसी वोल्ट है, लेट इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा। अब मैंने लेट इनको कुछ नाम दे देते हैं हम, ए, बी, सी और डी, और एक गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट कर रहा हूँ बिटवीन बी एंड डी पॉइंट। ये मेरा गैल्वेनोमीटर है। तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। सो बैलेंस कंडीशन कहते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ से बैटरी से कुछ करंट गया आई, तो कुछ करंट इसमें चले जाएगा लेट I1 और कुछ करंट यहाँ पर चले जाएगा I2। ठीक है, तो इसके बाद जब ये I1 जाएगा तो इसको दो रास्ते मिल गए, एक तो गैल्वेनोमीटर में जाने के लिए और एक रेजिस्टेंस BC में जाने के लिए। तो लेट इसमें IG गैल्वेनोमीटर में जो करंट है लेट वो गया IG, तो BC जो ब्रांच है उसमें कितना करंट जाएगा, I1 माइनस IG। ओके बेटा, KCL हम इसको बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर I2 करंट आया इस ब्रांच में और ये IG से मिल करके दोनों यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट विल बी इक्वल टू I2 प्लस IG। अब बताता हूँ बैलेंस कंडीशन क्या होती है। तो बैलेंस कंडीशन हम कहते हैं कि if there is no current flowing through the galvanometer, then we can say that this circuit will be in the balance condition. ओके, मैंने क्या बोला कि BD ब्रांच में कोई भी करंट अगर नहीं फ्लो हो रहा है तो ये सर्किट एक बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। और बैलेंस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा, आप लेट इसको नाम दे देते P, Q, R एंड S। ये चारों रेजिस्टेंस का मैंने अपनी तरफ से कुछ नाम दे दिए, P, Q, R एंड S। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बैलेंस कंडीशन होगी उसमें P अपॉन Q का रेशियो बराबर होगा R अपॉन S के। ओके बेटा, अब सपोज करो मुझे R, S और Q की वैल्यू पता है, तो मैं P की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ यूजिंग दिस इक्वेशन। ओके, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं। अभी के लिए सिर्फ मैंने आपको बताया कि बैलेंस कंडीशन क्या होती है। बैलेंस कंडीशन होती है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट ना जाए। ओके, दिस विल बी बैलेंस कंडीशन। तो अब थोड़ा डेरिवेशन पार्ट करते हैं कि किस तरह से मैं ये P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S ला सकता हूँ। सो फॉर दैट इस सर्किट पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इस सर्किट में हमने माना है कि लेट बैटरी से I करंट फ्लो हो रहा है और ये कुछ करंट किस में चले जाएगा, I1 AB ब्रांच में, और कुछ करंट किस में चले जाएगा, AD ब्रांच में, जो कि हमने माना है कि I2 होगा। ओके, अब बैलेंस कंडीशन में देयर इज नो करंट इन आर्म BD। सो अगर हम KVL लिखें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन लूप, मान लो मैं इन लूप ले रहा हूँ A, B, D, A में, तो बेटा केवीएल क्या कहता है कि समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो।
तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले कौन मिलेगा आपको, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा I1 इंटू R1। उसके बाद गैल्वेनोमीटर में तो कोई करंट नहीं है, तो वो तो कोई डिफ्लेक्शन भी शो नहीं करेगा, यानी कि उसमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास अब जो करंट आएगा मैं उसमें लिखूँगा माइनस के I2 इंटू R3। वाई माइनस, क्योंकि देखो इसमें करंट हमने इधर माना और मैं जा रहा हूँ डी से ए की तरफ, अपोजिट जा रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ इट विल बी इक्वल टू 0। ओके, सो इट कैन बी रिटन दैट I1 R1 विल बी इक्वल टू I2 इंटू R3। तो ये इक्वेशन आई है जब मैंने केवीएल लगाया है इन लूप ए बी डी ए। सिमिलरली अगर मैं केवीएल अप्लाई करूँगा बी सी डी बी में, तो वहाँ से मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से मेरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, इन लूप बी सी डी बी में मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी सी मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू I1 इंटू R2। उसके बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा सी डी में, तो वो हो जाएगा माइनस के I2 इंटू R4। बट क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा तो मैं उसको नहीं लूँगा। और माइनस क्यों लिया, क्योंकि मैं करंट तो डी से सी की तरफ फ्लो कर रहा है, लेकिन मैं सी से डी यानी कि अपोजिट जा रहा हूँ। सो आई कैन राइट दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी कितना आ गया, I1 इंटू R2 इक्वल टू I2 इंटू R4। और मेरा जो पहली इक्वेशन मैंने बनाई थी लूप ए बी डी ए में, वहाँ पर इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, वहाँ पर इक्वेशन बनी थी I1 R1 इक्वल टू I2 R3। ठीक है बेटा, तो जब आप इन दोनों इक्वेशन का, ये जो दोनों इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं, अगर मैं मान लीजिए इनको रेशियो में लिखूँगा, ओके, तो मुझे देखो मैं कह सकता हूँ कि I1 R1 अपॉन I2 R2, I1 से I1 जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर I2 R3 और I2 R4 है, तो I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। देखो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो रेशियो होगा P और Q का वो बराबर होगा R और S के। और बेटा अगर मैं इसको इधर ले आऊँ और इसमें Q को उधर ले जाऊँ तो कोई चेंज थोड़ी ना होगा, मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूँ P अपॉन R बराबर होगा Q अपॉन S के। ओके, तो ये है मेरा बैलेंसिंग कंडीशन, कि बैलेंसिंग कंडीशन में जो रेशियो होगा P अपॉन Q का वो बराबर होगा R अपॉन S के। ओके, सो बैलेंसिंग कंडीशन में हम दो चीज़ अब बोल सकते हैं कि एक तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, दूसरा यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा P अपॉन Q वो बराबर होगा R अपॉन S के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है बैलेंसिंग कंडीशन के, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। दूसरा, जब मैं आपको ये फिगर बना करके दिखाया है जहाँ पर 4 रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिए, ओके, इस तरह से, और बैलेंसिंग कंडीशन में कोई भी करंट नहीं जाएगा बीच वाले आर्म में से, तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि बेटा इसमें कोई करंट नहीं जा रहा गैल्वेनोमीटर में। IG की वैल्यू कितनी ली थी हमने बैलेंसिंग कंडीशन में, 0। तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी करंट, लेट मैं इनको नाम दे देता हूँ जैसे मैंने पहले दिए थे ABCD, तो मैं कह सकता हूँ कि BD में कोई भी करंट नहीं जा रहा है। इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस B का होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस D का भी होगा, तो हम कह सकते हैं कि BD का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, बिकॉज दे आर एट इक्वल पोटेंशियल। इज इट क्लियर? ओके, दूसरी बात, ये सब पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो यहाँ पर लिखे हैं। सपोज मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया यहाँ पर इस तरह से, ओके, तो बैलेंसिंग कंडीशन में अगर आप बैटरी को इंटरचेंज कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर से जो यहाँ पर कनेक्टेड था बैलेंसिंग कंडीशन में, तो सर्किट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि
उसमें तो कोई करंट ही नहीं जा रहा गैल्वेनोमीटर में, तो उसको अगर आप V की जगह और V को G की जगह कनेक्ट कर देते हो तो देयर विल बी नो इफेक्ट। ओके, तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों आपस में कंजुगेट ब्रांच होंगी, कंजुगेट आर्म होंगी। आर्म और ब्रांच एक ही बात है यहाँ पे। सो ये थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो आर्म है जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और जो ये आर्म है जिसमें बैटरी कनेक्ट है, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर दें तो सर्किट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बैलेंसिंग कंडीशन में। सो दिस आर द ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। कब? जब बैलेंस कंडीशन होगी। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? तो देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया था कि हम रेजिस्टेंस जो हम रख रहे थे P/Q=R/S, ये हम तब रखते हैं जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मैं रीडिंग ले रहा हूँ रेजिस्टेंस की, जो मुझे फाइंड करना है रेजिस्टेंस, वो मैं तब ले रहा हूँ जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं था। और मैं ये कह सकता हूँ कि गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस हमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा जब मैं इस P रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज इट इज़ अ नल मेथड। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? दैट इट इज़ अ नल मेथड, हैंस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर डू नॉट इफेक्ट द नल पॉइंट। मतलब कि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन है, तो ना तो सेल हमें कुछ इफेक्ट करेगा और ना ही गैल्वेनोमीटर। ओके, दूसरा यहाँ पर देखो, क्योंकि ये नल मेथड है, नल मेथड मतलब करंट कितना होगा नेट बीच वाली ब्रांच में 0, तो मैं कह सकता हूँ कि एमीटर और वोल्टोमीटर का जिनका खुद का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, वो मेरे रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करेंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। तो ये मीटर ब्रिज बनाने में काम आता है, कैरी फोस्टर ब्रिज बनाने में काम आता है और पोस्ट ऑफिस बॉक्स बनाने में काम आता है। इसमें से जो हमारे क्लास 12th में है वो है मीटर ब्रिज, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ये एक मैंने आपको फिगर दिखाने की कोशिश करी किस तरह से एक स्टूडेंट ने खुद का व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया है। यहाँ पर उन्होंने एक सेल कनेक्ट कर लिया है और 4 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाए हुए हैं इस तरह से, और ये बीच वाला ब्रांच हो गया, यानी कि यहाँ से जो करंट की वैल्यू होगी वो हमें 0 करनी होगी। उस टाइम पर हम रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड कर सकते हैं बैलेंसिंग कंडीशन में। सो आप अपना खुद का व्हीटस्टोन ब्रिज बना सकते हैं घर पे। ये है मीटर ब्रिज, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी? व्हीटस्टोन ब्रिज की। हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। इस तरह से हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जॉकी बोलते हैं हम इसको वायर पर हम मूव करवाते हैं ताकि हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिले। तो ये गैल्वेनोमीटर है, इसको रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। ये लेक्लान सेल है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा हमें। ये की है और ये जॉकी है, जॉकी। ओके, ये जो वायर होता है ये लगभग 1 मीटर का वायर होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब हम मीटर ब्रिज करेंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं। मेन चीज़ एक ही आप ध्यान रखना, बैलेंसिंग कंडीशन में फिर से बता देता हूँ। जो मेन हमारा सर्किट डायग्राम है, बैलेंसिंग कंडीशन में लेट ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ठीक है बेटा, और मैं इनको कुछ और नाम दे देता हूँ पोजीशन, जैसे ये A, B, C और ये D। ओके, और बीच में एक कनेक्ट था यहाँ पर गैल्वेनोमीटर G। ठीक है बेटा, अब मैं क्वेश्चन को इस तरह से करवा दूंगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर आपको ये सर्किट दिया हुआ है और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन A एंड C, A और C में। ओके, दूसरी बात कि ईच ऑफ द रेजिस्टेंस शोन इन द फिगर इक्वल है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि P/Q का रेशियो बराबर हो जाए R/S के, तो मैं IG, ये जो मेरा करंट है यहाँ पर 0 होएगा और मैं कह सकता हूँ कि इस BD ब्रांच का कोई भी वजूद नहीं होगा। सो इन द बैलेंसिंग कंडीशन आई कैन रिमूव दिस ब्रांच, मैं BD ब्रांच को हटा लूँगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा, तो उसका कोई वजूद ही नहीं बचा। ठीक है बेटा, तो मैंने इस BD ब्रांच को यहाँ से रिमूव कर दिया है। अगर आप अब ध्यान से देखोगे
तो आप देखो यहाँ से जितना भी करंट जाएगा वो सारा इस ब्रांच में भी जाएगा, यानी जितना करंट जा रहा है P में उतना ही करंट Q में भी जाएगा। और ऐसा कब होता है? जब वो सीरीज में कनेक्ट हो। तो मैं कह सकता हूँ कि AB और BC सीरीज में कनेक्ट है। सिमिलरली जितना करंट जाएगा R में उतने करंट जाएगा S में। तो मैं कह सकता हूँ कि R और S दोनों सीरीज में कनेक्ट है। ओके, यानी कि ऊपर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा? P प्लस Q, और नीचे जो ब्रांच है A से लेकर D और D से लेकर के C, उसका कितना हो जाएगा टोटल? R प्लस S। और जब आप टोटल का इक्विवेलेंट देखोगे तो वो किस में आ जाएगा? पैरेलल में। यानी कि मैं कह सकता हूँ बैलेंस कंडीशन में ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, बट उनका जो सम होगा P प्लस Q और R प्लस S वो पैरेलल में होगा। ठीक है, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो R इक्विवेलेंट जो होता है बेटा वो बराबर होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का एडिशन। यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का एडिशन का मतलब ये हो गया P प्लस Q मल्टीप्लाई बाय R प्लस S एंड डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन, यानी कि P प्लस Q प्लस R प्लस S। यानी कि आप R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? P प्लस Q की मल्टीप्लाई कर देंगे R प्लस S में, डिवाइड कर देंगे चारों के सम से, दैट विल बी R इक्विवेलेंट। ओके, सो नाउ आई विल यूज दिस टेक्निक इन दिस प्रॉब्लम आल्सो। तो बेटा मैंने एक बार मैं फिर से वो फिगर बना देता हूँ। एक क्वेश्चन समझ लोगे ना, सारे क्वेश्चन फिर खुद से करने लगोगे। ये मैंने नाम दे दी ABCD। ध्यान से देखना, अब मैं जो जो स्टेप्स बताऊंगा वो सारे आपके काम आने वाले हैं आगे। ओके, ये पॉइंट देखो B, जो B पॉइंट होता है, अगर मैं इसको बीच वाले को भी मान लूँ तो कितने रेजिस्टेंस इससे कनेक्ट है? 1 2 3। सिमिलरली यहाँ पे जो D पॉइंट है उससे कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है? 1, ये 2 और ये 3। मतलब एक सिंगल D पॉइंट से 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट है और सिंगल B पॉइंट से भी 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। भले ही बैलेंसिंग कंडीशन में हम ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला इसको रिमूव कर दें बैलेंसिंग कंडीशन में, बट वी कैन डू दैट आल्सो। ओके, अब ये जो सर्किट है इसको मुझे सॉल्व करना है, रेजिस्टेंस टोटल निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगा कि चलो देखते हैं कि क्या बैलेंसिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर देखो B पॉइंट कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? 3। यहाँ पर देखो D पॉइंट कितने रेजिस्टेंस इससे कनेक्ट है? 3। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया B और एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया D। B और D के बीच में कितना रेजिस्टेंस है बेटा? R। कनेक्ट कर दो इसको। अब मैं एक पॉइंट यहाँ पर ले लूँगा A और एक पॉइंट मैं इधर ले लूँगा C। ठीक है, अब देखो A और B के बीच में कुछ कनेक्शन है क्या? A और B के बीच में कितना कनेक्शन है? R। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया R। B और C के बीच में कुछ कनेक्ट है क्या भैया? B और C के बीच में ये रहा, इसका कितना आ जाएगा? R। ओके, अब देखो A और D के बीच में, क्या A और D के बीच में कुछ दिख रहा है? हाँ दिख गया, ये रहा। तो इसका भी कितना आ जाएगा? R। ये सब R है भैया, सब बराबर है। D और C के बीच में कितना है? D और C के बीच में, D और C कहाँ गए? ये रहा, इसको भी कनेक्ट कर दो। यहाँ पर R आ गया, बस सर्किट हो गया मेरा कंप्लीट। अब मुझे खेलना है यहाँ पर क्या भैया? देखोगे अगर इसका अपॉन इसका रेशियो बराबर मिलेगा इसके अपॉन इसका रेशियो, क्योंकि ये इक्वल है, तो मैं BD वाले को हटा सकता हूँ। जब मैं BD वाले को हटाऊंगा, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ऊपर वाले दोनों किस में हो गए? सीरीज में। नीचे वाले दोनों किस में हो गए? सीरीज में। यानी मैं कह सकता हूँ A से लेकर के C तक का रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा? 2R, R प्लस R। सिमिलरली R A से लेकर के DC, मतलब ADC के बीच में जो रेजिस्टेंस हो गया, तो ABC कह सकता हूँ ऊपर वाला, ये भी कितना आ जाएगा? 2R। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे जो लोअर ब्रांच और अपर ब्रांच में कनेक्शन है ये और ये दोनों सीरीज में तो मैंने कर लिए, बट आपस में ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे। और जब 2R और 2R का मैं पैरेलल करूँगा, 2R का और 2R का मैं पैरेलल करूँगा, तो वो कितना आ जाएगा? 2R मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन होता है ना, 2R प्लस 2R। तो बेटा ये आ जाएगा 2 × 2 4R अपॉन 4R² अपॉन 4R।
तो 4 से 4 गए, R से R गए, यानी कि कितना आ गया R। तो इस सर्किट का जो आंसर आएगा, यानी ए और सी के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है R, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए सी विल बी इक्वल टू ओनली R। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें मैं वही टेक्निक लगाऊंगा, मैं 2 पॉइंट पकड़ूंगा, 2 पॉइंट से देखूंगा कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो इसमें ये बी पॉइंट मैंने कर लिया, कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट दिख रहे हैं इससे, 1 2 3, तो कर लिया वही काम। बी यहाँ ले लो, डी यहाँ ले लो, बी डी के बीच में कितना कनेक्शन है 5, तो भैया इनके बीच में लगा दो 5 ओम का रेजिस्टेंस, लगा दिया। ए पॉइंट इधर ले लिया मैंने, सी पॉइंट मैंने ले लिया इधर, वैसे जैसे पहले क्वेश्चन में करा था। दोनों को कनेक्ट करोगे ए और बी और सी को, तो ए बी के बीच में कुछ दिख रहा है क्या, ए बी के बीच में ये रहा 1 ओम, कनेक्ट कर दो, 1 ओम आ गया यहाँ पर। ए और डी के बीच में कुछ दिख रहा है, ए डी के बीच में रेजिस्टेंस, ए और डी के बीच में कुछ चमक रहा है क्या, अभी इसको छोड़ते हैं। बी और सी के बीच में, यहाँ पर बी और सी, अच्छा ये हो गए दूर, तो मैं कुछ और सोचता हूँ। देखो इसमें बी और डी तो कॉमन है मेरे, डी से भी मेरे 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट है और बी से भी, तो एक बी और सी के बीच में मुझे चमक गया कितना है 2 ओम। तो यहाँ पर मैं बी और सी अगर पॉइंट लूँ तो इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया 2 ओम। ठीक है। और ए और डी के बीच का अभी मुझे नहीं चमक रहा है, बाद में देखते हैं। डी और सी के बीच में कुछ है क्या, 4 है, इसको यहाँ पे ले लो 4 ओम। ओके। अब देखो ए और डी का चमका कहीं से, नीचे से चमकेगा भैया, नीचे से देखो ए और डी चमक गया, तो ये कितना आ जाएगा 2 ओम। अब क्या करना है, रेशो कंपेयर करना है, किसका किसका, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। ये मान लो पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, तो पी अपॉन क्यू इक्वल टू वाट, आर अपॉन एस। रेशो बराबर है कि नहीं है, देखो 1/2 पी और क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2। तो रेशो तो बराबर आ गया। जब रेशो बराबर आ गया तो मैं बी डी ब्रांच को रिमूव कर सकता हूँ, मुझे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। रेशो बराबर है पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, तो बी डी ब्रांच को रिमूव कर दो, बी डी ब्रांच को कर दो डिलीट, हटा दो इसको, इसका कोई वजूद नहीं है भैया, इसको हटाओ। अब ऊपर वाले को दोनों किस में आ जाएंगे, 1 और 2 सीरीज में, 1 + 2 3 हो गया। यहाँ पर 2 और 4 कितना हो जाएगा, मैं अदर मार्कर ले लेता हूँ। लोअर ब्रांच में 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। तो भैया 6 और 3 का पैरेलल क्या होता है, 6 और 3 का पैरेलल। जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल दिखे ना, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन, 18/9 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 ओम। मतलब इसमें आपको, लेकिन अभी तो हमें करंट निकालना है ना, क्वेश्चन में बोला करंट फाइंड करना है, अभी तो आर इक्विवेलेंट आया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आर इक्विवेलेंट आ गया तो करंट भी हम निकाल लेंगे, 2 ओम आ गया आर इक्विवेलेंट। ठीक है। V = IR होता है, V = IR। वोल्टेज कितना 4 वोल्ट, करंट कितना नहीं पता, रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, तो I = कितना आ जाएगा 4/2, यानी कि कितना 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है किससे, इस बैटरी से। ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। और भी मैंने इसमें क्वेश्चन अटैच किए हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप कीजिएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। एक थोड़े ये अच्छे क्वेश्चन से ये डिस्कस कर लेते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक व्हीटस्टोन को बैलेंसिंग कब कहते हैं, जब P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस होता है, या कोई भी करंट फ्लो ना हो गैल्वेनोमीटर से। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिवनेस ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी ये होती है कि अगर मैं अपने सर्किट में छोटा सा भी रेजिस्टेंस में चेंज करूं तो गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो हो। तो अच्छा सेंसिटिव सर्किट वही होगा जो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, मतलब अच्छा सर्किट में उसी को कहूँगा जो कि ज़्यादा सेंसिटिव होगा। व्हेन इट इज़ मोर सेंसिटिव पूछा है कि कब ज़्यादा सेंसिटिव होता है एक व्हीटस्टोन ब्रिज, तो बेटा ऐसा तब होता है जब पी हमेशा जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं वो सेम ऑर्डर के हो। तो अगर वो लगभग सेम मैग्नीट्यूड के होंगे तो ब्रिज हम कह सकते हैं विल बी मोर सेंसिटिव। तो ज़्यादा बेटर वही है कि जितने भी आप, मतलब जब आप
एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो लैब में, तो रेजिस्टेंस बॉक्स में से लगभग उतना ही रेजिस्टेंस निकालना चाहिए जितना कि अदर रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। मतलब हर रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड लगभग सेम होना चाहिए। ओके, तो आज की क्लास में हम इतने ही करेंगे। तो अगर आपको व्हीटस्टोन बेस्ड टॉपिक पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हालांकि मैं कभी कहता नहीं हूँ लाइक करने के लिए, बट क्योंकि आज पहली बार मैं इस मोड में पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका क्या रिव्यू है, क्या फीडबैक है, कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है वाइट बोर्ड पर पढ़ाने का या फिर पीपीटी से पढ़ाने का और एक्सप्लेन करने का। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा विच मेथड इज़ more suitable for you. So goodbye for today. We will meet in our next video. Thank you all of you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।